Hello everyone, good afternoon. Any doubts from last session? लास्ट सेशन के अंदर हमने ये क्वेश्चंस दिए थे आपको, 4 क्वेश्चंस थे मे बी। किए ट्राई? हाँ, 4 क्वेश्चंस थे ये। अंशुल, गोपाल, किए आपने क्वेश्चन ट्राई? 4 क्वेश्चंस थे जो सोच पाए कैसे करने, क्या कुछ करना है? मेरी आवाज आ रही है अब तक? तो मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? सर आ रही है। आ रही है, ओके गुड। चलो स्टार्ट करते हैं फिर इन्हीं क्वेश्चन से जो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चंस दिए थे। The smallest curved floor which can be completely paved with tiles of size 8 by 6। ठीक है, आपका फ्लोर कैसा होना चाहिए? स्केयर। ठीक है, स्केयर फ्लोर गिवन है हमारे पास, स्केयर फ्लोर है। और साइज, कौन से साइज की टाइल्स यूज करनी है? 8 by 6 साइज की टाइल्स को हमने यूज करना है। विदाउट ब्रेकिंग एनी टाइल, नीड एन टाइल्स, फाइंड एन। ठीक है, किसी भी टाइल को हम ब्रेक नहीं कर सकते। विदाउट ब्रेकिंग हम, हमें कितनी टाइल्स चाहिए? ठीक है, बिना किसी टाइल को तोड़े हमें कितनी टाइल्स चाहिए वो फाइंड करनी है। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे हम? देखो जरा, एक तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सोच सकते हो आप। डायरेक्ट कैसे? कि ये लो जी, आपने फर्स्ट टाइल लगाई एक। अब जोन सी साइड छोटी होगी उसके अकॉर्डिंग हम टाइल लगाते जाएंगे। एक टाइल लगाई, ये साइड हमारे पास 8, ये हमारे पास 6, 8 by 6 साइज की। अब ये साइड छोटी रहेगी तो हमने एक टाइल इस साइड लगा दी, इस साइड को बड़ा कर दिया। तो ये हमारे पास 8, ये हमारे पास 6, 12 होगी, ये 8 होगी। अब ये जो स्केयर रेक्टेंगल बनी, एक साइड हमारे पास 12 होगी और एक साइड 8 है। ठीक है, तो हमें स्केयर को कंप्लीट करना है तो छोटी साइड के साइड एक टाइल और लगा दी हमने। 2 लगानी पड़ेंगी तभी हमें स्केयर टाइप की शेप दिखेगी। तो ये होगी जी हमारे पास 4 टाइलें। ये हो गया अब 8 8 16, और ये होगी 6 6 12। तो ये 12 by 16 बन गई, 12 by 16। तो फिर इसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 टाइलें नीचे और लगा देंगे। ये 2 टाइलें नीचे और आ गई, ये 6, ये 8, ये 8। अब ये टोटल तो साइड कितनी होगी? एक साइड 18 और एक साइड 16। तो ये छोटी ये रहेगी, इसकी साइड फिर और टाइल लगा देंगे हम। फिर इसको स्केयर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया जी। अब ये 3 टाइलें और लगी। तो अब ये जो हमारे पास रेक्टेंगल बनी, एक साइड हमारे पास 8 3 जा 24, एक साइड 18। तो एक टाइल नीचे और लगा देंगे।
तो ये हमारे पास 8 8 8, ये हमारे पास 6 6 6 6 ऐसे। तो ये हमारे पास 24, ये हमारे पास 24। तो स्क्वायर बन गया, लेंथ ब्रेथ सेम आ गई हमारे पास, क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। तो कितनी टाइल्स की रिक्वायरमेंट है, 12 टाइल्स लगी हैं टोटल, दिख रहा है आपको 12 टाइल्स की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? बोलो। यस सर। इस वजह से आप इजीली इसको सोच सकते हो। यहाँ पे एक ट्रिक भी है जो एसएससी में बताई जाती है जनरली, कि 8 8 और 6 का आप एलसीएम फाइंड कर लो। 8 और 6 का एलसीएम आ जाएगा आपके पास 24। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि 24 लेंथ का आपके पास स्क्वायर बनेगा। साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगी, 24 होगी। 8 और 6 का एलसीएम फाइंड करके वहां से हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो हमें यदि साइड ऑफ स्क्वायर पता चल गया तो नंबर ऑफ टाइल्स फिर हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए प्लेट ऑफ साइज देखिए 5 मीटर इंटू 2 मीटर विद यूनिफॉर्म थिकनेस weighing 20 kg is perforated with 1000 holes of 5 centimeter into 2 centimeter size. What is the weight of the plate in kg after perforation? ठीक है, साइज ऑफ प्लेट। सबसे पहले देखो साइज ऑफ प्लेट कितना हमारे पास, 5 मीटर इंटू 2 मीटर। अब या तो इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, या फिर नीचे जो सेंटीमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यूनिट्स तो सेम रखनी पड़ेगी। तो कौन सा काम करें, इस मीटर को ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इजी हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 500 इंटू 200। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। तो अब ये आ गया हमारे पास। तो हमारे पास एरिया ऑफ प्लेट कर लेते हैं। एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट क्या हो गया यहाँ से, 5 2 जा 10, ये 40 हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 10, यह है हमारे पास 1 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। तो वेट कितना प्लेट का, वेट ऑफ प्लेट कितना है, 20 kg। ठीक है, वेइंग क्या है, 20 kg है ना, वेट कितना है 20 kg। एरिया ऑफ प्लेट 10,000 1 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर है, दैट एम्प्लाइज उस केस में वेट कितना हमारे पास, वेट ऑफ प्लेट कितना है 20 kg। अब देखो जरा होल्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ 1 होल निकाल लेते हैं पहले, कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 1 होल हमारे पास कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 1000 होल्स कितना आ जाएगा, 1000 इंटू 10, दैट इज 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो जरा, जब 1 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वेट कितना है 20 kg। तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का वेट कितना हुआ, वेट ऑफ 1 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू 20 kg। तो वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कितना हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 1 लाख, और वेट ऑफ 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कितना हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू
10,000, 4 जीरो ये कैंसिल और 1 जीरो ये कैंसिल, तो ये कितना आ गया 2 kg। तो कितना वेट रिमूव हो गया, 2 kg रिमूव, वेट रिमूव हो गया। 2 kg वेट रिमूव हुआ तो वेट बचा कितना आपके पास, प्लेट का वेट कितना रह गया परफोरेशन के बाद, 18 kg। डन। क्लियर है? स्टार्टिंग में वेट कितना था, 20 kg था, और एरिया कितना था, 1 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपने 1000 होल्स किए, हर एक होल के साथ 10 सेंटीमीटर एरिया रिमूव होता गया, तो आपने 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया रिमूव कर दिया बाय परफॉर्मिंग 1000 होल्स। ठीक है, 1000 होल्स से 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया रिमूव हो गया। ठीक है, तो अब बाकी कितना बच गया आपके पास, 90,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बच गया, और उसके अंदर वेट कितना बच जाएगा, वो 18 kg वेट बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो प्लेट थी वो यूनिफॉर्म थिकनेस की थी, हर एक प्लेस पे यूनिफॉर्मली डिवाइडेड था वेट। ठीक है, हर एक एरिया के अंदर यूनिफॉर्मली डिवाइडेड था वेट, इसलिए ये आपका 18 आ जाएगा आंसर। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्या सोचा। कुछ सोच पाए इस क्वेश्चन के बारे में, कैसे क्या करना है, एनीवन? कोई कुछ नहीं सोच पा रहा है इस क्वेश्चन के बारे में? कुछ तो ट्राई किया होगा, कुछ तो माइंड में आ रहा होगा, कुछ कुछ भी, जो भी आपके माइंड में आ रहा है बोलो, ऐसे बैठे रहने का फायदा क्या चुपचाप। देखो जरा, दो रनर्स हैं ए और बी। आप क्या है, सर्कुलर ट्रैक है, पहले हम ट्रैक बना लेते हैं, ये हमारे पास है कोई सर्कुलर ट्रैक। दो रनर्स हैं, एक ए और एक बी है, दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से वो रन करना स्टार्ट करते हैं। एक यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, एक यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। यहाँ से मान लेते हैं ए स्टार्ट कर रहा है, ये बी स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, ए रन्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर इन ए सर्कुलर ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन। दोनों किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं।
ठीक है, या तो दोनों क्लॉकवाइज है या फिर दोनों एंटी क्लॉकवाइज है। सर्कुलर ट्रैक के अंदर तो डायरेक्शंस क्या होंगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ही होंगी। ठीक है, इस सर्कल के लोग उन्होंने मूव करना है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये ए हमारे पास ऐसे मूव कर रहा है, बी भी सेम डायरेक्शन में होगा, तो ये हमारे पास बी जा रहा है। दोनों को मैंने क्या ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ले लिया। ठीक है, आप क्लॉकवाइज लेना चाहो क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है टोटली। अब ए की स्पीड कितनी है, ए की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। बी की स्पीड क्या है हमारे पास, 6 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड ए कैचेज अप विद बी इन 30 मिनट्स। ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हो रहा है, 30 मिनट्स में। ठीक है, ओके। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रैक, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रैक। ठीक है, तो चलो देखो जरा, सबसे पहले एक चीज देखो, रिलेटिव स्पीड क्या है यहाँ पे। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, मैंने बार बार बताया, रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट से बड़ी इजी हो जाता है कंसेप्ट। ये देखो, स्पीड का कंसेप्ट मिक्स करके, रिलेटिव स्पीड क्या होगी यहाँ पे, ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी। दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होती थी, ऐड होती थी या सब्ट्रैक्ट होती थी। स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का कंसेप्ट जब हमने किया था उसके अंदर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड वी आर हम क्या मान ले, रिलेटिव स्पीड हमने ले ली यहाँ पे, क्या हो जाएगी, स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 8 - 6 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। मतलब ए तो मूव कर रहा है रिलेटिव स्पीड से, और बी को हम अब फिक्स ले सकते हैं। ए को मूव करा रहे हैं रिलेटिव स्पीड से, बी को हम क्या ले सकते हैं, फिक्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ए यहां से बी तक जाने में कितना टाइम लेगा, वो हमारे पास कितना है, 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ए। अब वो रिलेटिव स्पीड से मूव कर रहा है, बी को हमने क्या ले लिया, स्टेशनरी ले लिया अब। ठीक है, तभी हम बी को स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ले पा रहे हैं, तब ए को हम रिलेटिव स्पीड के साथ मूव करवा रहे हैं। ठीक है, तो बी हमारे पास तो यहीं पे हो गया, बी को हमने स्टेशनरी ले लिया, अब सिर्फ ए मूव कर रहा है किससे, रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव स्पीड कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर। मतलब ए मूव कर रहा है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, बी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो गया, बी वहीं पे रुका हुआ है। तो 30 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ए, 1 किलोमीटर। तो वो 1 किलोमीटर में कहा पहुंच गया, ए कैचेज अप विद बी, तो ये कितना हो गया, 1 किलोमीटर। ये हाफ ट्रैक की लेंथ कितनी होगी, 1 किलोमीटर, दूसरी साइड भी तो 1 किलोमीटर होगा, तो टोटल ट्रैक की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर हो जाएगी। टोटल लेंथ ऑफ द ट्रैक क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 किलोमीटर आ जाएगी। क्लियर है, बताओ। यस सर। ठीक है, 2 किलोमीटर। नेक्स्ट, consider a square of side a, fit a largest possible circle inside it and the largest possible square inside the circle. What is the side length of the innermost square? क्या होगा, ये बताओ जरा। ये तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, ये जून 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक स्क्वायर आपके पास, ये इसकी साइड है ए, लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल, इसके अंदर एक लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल हमने ये डाल दिया। ये हमारे पास इसके अंदर कोई ना कोई सर्कल है। ठीक है, लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल इसके अंदर हमने फिट किया, और लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर इनसाइड द सर्कल।
सर्कल के अंदर फिर एक स्क्वायर और डाल दिया हमने, तो जो ये इनर मोस्ट स्क्वायर बना ना, इसकी आपने क्या निकालनी है, साइड लेंथ निकालनी है। इनर मोस्ट स्क्वायर की साइड लेंथ निकालनी है। मैं ले लेता हूं इनर मोस्ट स्क्वायर की साइड लेंथ बी, तो ये बी की वैल्यू निकालनी है आपने। एक चीज बताओ मेरे को, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगी? रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगी? जो यहाँ पे सर्कल दिख रहा है उसकी रेडियस क्या होगी? एनीवन? ये सेंटर है, ये क्या हो जाएगा सर्कल का डायमीटर? डायमीटर कितना होगा? ए। डायमीटर ए है, तो सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी? a/2 हो जाएगी। ठीक है। अब ये जो डायगोनल है अंदर वाले स्क्वायर का, ये जो डायगोनल है अंदर वाले स्क्वायर का, ये भी तो डायमीटर है सर्कल का। ये भी तो क्या है, डायमीटर है अंदर वाले सर्कल का। तो ये किसके इक्वल होगा डायमीटर? ए के इक्वल होगा। ये हमारे पास साइड लेंथ होगी ए। ये हमारे पास जो ट्रायंगल की थर्ड साइड होगी ए, दो साइड बी बी, पाइथागोरस थ्योरम से बी की वैल्यू निकाल लो, काम खत्म। बताओ क्या है आंसर? अब तो आंसर फाइंड कर लो जल्दी। सर फोर्थ आंसर A/√2। a/√2 फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, ये फोर्थ ऑप्शन आपका आ जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ए फ्रॉग hops and lands
exactly 1 meter away, exactly 1 meter away at a time, full stop. What is the least number of hops required to reach a point 10 centimeter away? A frog hops and lands exactly 1 meter away at a time. What is the least number of hops required to reach a point 10 centimeter away? First option 1, second option 2, third option 3, fourth option cannot travel such a distance. फ्रॉग है कोई आपके पास, वो जंप करता है और 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसको कितने जंप की रिक्वायरमेंट होगी? बताओ क्या आंसर? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। सर फोर्थ आंसर। फोर्थ आंसर कैन नॉट ट्रेवल सच ए डिस्टेंस। किसी और का कुछ और आ रहा हो? अब बोलते क्यों नहीं होते, रिप्लाई क्यों नहीं करते? मैक्सिमम क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, गलत हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, ट्राई तो कर रहे हो एटलीस्ट। देखो जरा क्या बोला गया। एक फ्रॉग है, ये स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं हम, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जंप करता है और 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर जाता है, 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर जाता है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ हॉप्स रिक्वायर्ड टू रीच ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे। अब आपको बोला गया कि ये जो है यहाँ से 10 सेंटीमीटर अवे ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो इस पॉइंट तक पहुंचने में उसको कितने जंप्स की रिक्वायरमेंट होगी, और वो लिस्ट नंबर ऑफ जंप्स बताने, आपने लिस्ट नंबर ऑफ हॉप्स बताने। ठीक है, इसको मैं बड़ा ऐसे कर लेता हूँ, ये हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसने, इस पॉइंट से स्टार्ट करके, ए पॉइंट से स्टार्ट करके बी पे पहुंचना है। तो क्या वो पहुंच सकता है, ये चीज आपने देखनी है। और वो एक बार में 1 मीटर का जंप लेता है, 1 मीटर से कम का जंप लेता ही नहीं। मैथ सिखाना पड़ेगा उसको पहले, फिर पहुंचाएंगे। आपको तो आता होगा, ये लो जी, ये 1 मीटर का उसने उस डायरेक्शन में जंप मार दिया, फिर 1 मीटर का वापस इस डायरेक्शन में जंप मार दिया, क्या बन गई, आइसोसेल्स ट्रेंगल। उसको आइसोसेल्स ट्रेंगल का ये जो तीसरा वर्टेक्स होगा इसको हम बोल देते हैं सी।
पहले सी पॉइंट पे जंप मारना पड़ेगा, ए पॉइंट से सी पे जाना पड़ेगा 1 मीटर की दूरी पे, फिर सी पॉइंट से वापस बी पे आना पड़ेगा 1 मीटर की दूरी पे। तो उसको 2 होप्स चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, और मैक्सिमम बच्चे इसका यही मार्क करते हैं, कैन नॉट ट्रेवल सच ए डिस्टेंस, कि वो ऐसा डिस्टेंस तो ट्रेवल कर ही नहीं सकता। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट लिखो, ए चॉकलेट बार हैविंग m into n unit square tiles is given, full stop, calculate the number of cuts needed to break it completely without stacking into individual tiles. First option m into n, second option m minus 1 into n minus 1, third option m into n minus 1, फोर्थ ऑप्शन m इंटू एन प्लस 1। कितने कट्स की रिक्वायरमेंट होगी ये आपने देखना है। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने आपको कैसे करने के लिए बताया है, किस वे से इजीली हो सकते हैं। m और n की कुछ ना कुछ वैल्यूज फिक्स कर लो, m और n की क्या करोगे, कुछ ना कुछ वैल्यूज फिक्स कर लोगे और फिर उससे इजीली कर सकते हो। फिक्स करके करने की ट्राई करो। ठीक है, m और n की वैल्यूज फिक्स कर लो, 2 3 फिक्स कर ली, फिर वहां से चॉकलेट बार बना ली, फिर देखो जरा कितने कट्स की रिक्वायरमेंट होगी आपको, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, वैसे कर लो, इजीली हो जाएगा।
देखो ये करो, मान लो आपने क्या ले ली, 3/4 साइज की ले लो चॉकलेट बार। ये ले ली, ये आपके पास 12 टाइल्स हैं टोटल, तीन इस टाइप के M/N यूनिट स्क्वायर टाइल्स, M/N, M×N यूनिट स्क्वायर टाइल्स, मतलब आपके पास M×N यूनिट स्क्वायर टाइल्स है। M ये ले लेते हैं, N ये ले लेते हैं। ठीक है, M को हमने क्या ले लिया, 4 ले लिया, N को 3 ले लिया, तो टोटल कितनी है 12। ये भी टोटल कितनी है हमारे पास 12 है। ठीक है, इनको ब्रेक करने के लिए कितने कट्स की रिक्वायरमेंट होगी अलग अलग पीसेस में कन्वर्ट करने के लिए। अब मैं कट्स लगा रहा हूं। ठीक है, ये इसी वे से सोचने पड़ते हैं क्वेश्चंस आपको, हल्क के, हल्का सा हटके, सिंपल, कोई ट्रिक नहीं, ये जनरल एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट कट ये हो गया हमारा, सेकंड कट ये हो गया हमारा, थर्ड कट ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब ये 3 कट लगाने के बाद आपके पास क्या बन गए, 4 अलग अलग पीस बन गए चॉकलेट के, 4 अलग अलग पीस बन गए ना, बड़े बड़े। Yes, sir. ठीक है, अब कितने कट्स की और जरूरत पड़ेगी, इसके बाद क्या हो गया आपके पास, एक तो ये बन गया पीस, ये इस टाइप के आपके पास क्या बन गए, 4 पीस बन गए, सेम इसी टाइप के 4 कट पीस बन गए। इस पीस में कितने कट लगाने पड़ेंगे, 2 कट। अगले पीस में कितने कट लगाने पड़ेंगे, ऐसे ही 2 कट यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। चारों पीस में कितने कट्स लगाने पड़ेंगे, 8, 8 कट्स ये हो गए, और ऑलरेडी कितने लगा चुके हैं, 4, 3 3. लगाए। ये कट 1 था, ये 2 लगाया था, ये कट 3 था, कट 4, कट 5, कट 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, टोटल 11 कट्स लगे। 11 आंसर किससे आएगा, M×N करके तो कितना आ रहा है 12, ये ऑप्शन नहीं आएगा। M-1 × N-1, M-1 3, N-1 2, 3 2 जा 6, ये भी आंसर नहीं आएगा। M×N 12 + 1 13, ये भी नहीं आएगा। M×N 12 - 1 11, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है, Yes, sir. ऐसे सोचना पड़ेगा जनरल आपको इन क्वेश्चंस को, और तभी मैं इस टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि आपका जो माइंड सेटअप होता है उससे कुछ हटके सोचना पड़ रहा है। इस टाइप के जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे ना, उतना आपके लिए बेनिफिट होने वाला है, उतनी इजीली आप एग्जाम में क्वेश्चंस के बारे में सोच पाओगे। एग्जाम में क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, किया हुआ पुराना क्वेश्चन नहीं आता होता कभी भी, ऐसा ही कोई नया क्वेश्चन मिलेगा जब आपका माइंड ऑलरेडी डिफरेंट डायरेक्शन में सोचना सीख चुका होगा, उसी के बाद ये क्वेश्चंस कर पाओगे। अदरवाइज ये क्वेश्चंस करना है आपके लिए टफ हो जाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट फिर हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, 3D ज्योमेट्री। वॉल्यूम से रिलेटेड कंसेप्ट आता है हमारे पास, 3D ज्योमेट्री के अंदर सारा वॉल्यूम से रिलेटेड कंसेप्ट, 3D ज्योमेट्री। या फिर यहाँ पे सारा वॉल्यूम से रिलेटेड कंसेप्ट है हमारे पास, वॉल्यूम और सरफेस एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते होते हैं क्यूबॉइड। फर्स्ट हम करने वाले हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड जैसे रूम लगा लो आपका, या एक कोई बॉक्स जिसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, कुछ ना कुछ ब्रेथ होगी, कुछ ना कुछ हाइट होगी। ठीक है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, हम इसको जनरली ऐसे बनाते होते हैं डायग्राम, प्लेन के ऊपर वैसे बनाना है नहीं, क्यूबॉइड को हम 3D में रिप्रेजेंट करते होते हैं, 3 साइड चाहिए, बट फिर भी हम अपने अकॉर्डिंग आपको समझाने के लिए ऐसा कुछ डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास है जी एक क्यूबॉइड बॉक्स टाइप है। ठीक है,
ये हमारे पास बॉक्स टाइप है। अब ये इसकी लेंथ ले ली हमने, ये ब्रेथ ले ली, ये हाइट ले ली, ये तीन साइड है। तो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? सबसे पहला पॉइंट, वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH, LBH। ठीक है, ओके। सेकंड पॉइंट, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब सबसे पहले ये देखो फेसेस कितने यहाँ पे, फेस कितने होंगे आपके रूम में, कितनी साइड्स हैं? चारों तो साइड्स वॉल्स होगी। ठीक है, आप रूम में जिस रूम में बैठे हो, सिंपली एक चीज ये सोच के देखो, आपके रूम में आपके चारों तरफ वॉल्स हैं, चार वॉल्स होगी, एक आपके पास फ्लोर है, एक रूफ है, तो ये हो जाते हैं 6 फेसेस। ये आपके पास क्या है? 6 फेस है। ठीक है, इन 6 के 6 फेस का एरिया निकालना अपन। ठीक है, इन 6 के 6 फेस का एरिया निकालना है। ठीक है, अब एक कोई भी कॉर्नर पकड़ लो आप अपने रूम का, उस कॉर्नर से आप देखोगे कि तीन साइड लाइंस जा रही होंगी एक टाइप से। ठीक है, एक को आप लेंथ मान लो, एक को ब्रेथ मान लो, एक को हाइट मान लो। तो 6 के 6 फेसिस का एरिया, जैसे यहाँ पे लिया हुआ डायग्राम में हमने, एक को लेंथ ले लिया, जैसे ये कॉर्नर था हमारे पास रूम का, एक ये इस साइड आई, इसको लेंथ ले लिया, एक ये इस साइड आई, इसको ब्रेथ ले लिया, एक ये ऊपर की तरफ गई, ये हमारे पास हाइट होगी। तो ये भी क्या होगी? ये भी लेंथ होगी। ठीक है, ये भी लेंथ होगी हमारे पास, ये भी लेंथ होगी। ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगी। ठीक है, ये भी ब्रेथ होगी, ये जो हमारे पास है जिस पे बी लिख रहा हूँ, और ये भी ब्रेथ होगी, ये सारी सेम होंगी। अब वो हाइट है तो ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, ये चार हाइट हो जाएंगी अलग अलग, देखें तो हम। ठीक है, तो ऐसे बन गया। अब 6 के 6 फेस आपको क्लियरली दिख रहे होंगे। जो आपको बेस दिख रहा है नीचे वाला फेस, उसकी एक साइड रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की एक साइड लेंथ है, दूसरे की साइड ब्रेथ है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। ऐसे ही जो टॉप पे है रूफ, रूफ का एरिया भी क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आ गया हमारे पास जो फ्लोर है और रूफ है उसका एरिया। प्लस फिर आप साइड वाली जो आमने सामने वॉल्स हैं दो, उनको उठा लो। जैसे ये ले ली एक तो मैंने जिसमें क्रॉस बना रहा हूँ, और एक ये ले ली जिसमें क्रॉस बनाया है मैंने। ठीक है, ये दो ले ली। ठीक है, इन दोनों में देखो जरा, एक है साइड L, एक है H, और इस साइड भी एक L है, एक H है। तो ये कितना हो गया? 2LH। प्लस जो दो बच गई, एक ये सामने वाला फेस, एक ये बैक एंड वाला, ये जो दीवार है, ये दो दीवारें बच गई। इनकी एक हाइट है और एक ब्रेथ है। ठीक है, एक हाइट है और एक ब्रेथ है, तो ये 2HB हो गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स LB प्लस LH प्लस HB। ये आपके पास टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। फिर नेक्स्ट आता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया के अंदर हम क्या लेते होते हैं? सिर्फ एरिया ऑफ वॉल्स की बात करते होते हैं, चारों वॉल्स की, बॉटम और टॉप नहीं लेते। आप सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो? बॉटम और टॉप नहीं लोगे। ठीक है, बिल्कुल नीचे और बिल्कुल ऊपर नहीं लोगे, बॉटम एंड टॉप नहीं लोगे। ठीक है, चारों वॉल्स का एरिया ले लोगे। तो चारों वॉल्स का एरिया आपके साइड में जो नीचे है वो तो लेंथ ब्रेथ गई 2LB, ये हट गया। जो आपके पास फ्लोर था और रूफ था उसका एरिया क्या था? 2LB, उन दोनों का ये हट गया। उसके अलावा क्या बच गया? 2 टाइम्स LH प्लस 2 टाइम्स BH। तो यहां से 2H कॉमन आ गया, लेंथ प्लस ब्रेथ, 2H इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ आ गया। ठीक है, ये आ गया आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया। नेक्स्ट, डायगोनल क्या होगा क्यूबॉइड का? डायगोनल की लेंथ, कोई भी एक डायगोनल लिया, यहां से लेके और यहाँ इस कॉर्नर तक ऐसे जाएगा डायगोनल। ये मैं डॉटेड बना देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए कि डायगोनल है क्या। ये ऐसे जाएगा। ठीक है, डायगोनल है, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ L² प्लस B² प्लस H², स्क्वायर रूट ऑफ L² प्लस B² प्लस H²।
क्लियर है ये? Yes, sir. अब नेक्स्ट क्यूब कर लो। सेकंड क्या कर लोगे? क्यूब। क्यूब के केस में क्या हो जाएगा? लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम हो जाएंगी। तीनों को क्या ले लेंगे? ए ले लेंगे। तीनों को हम क्या ले सकते हैं? ए ले सकते हैं। वहां पे तो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या हो जाती हैं? सेम हो जाती हैं। तो क्यूब का और लिख लो। सेकंड किसका लिख लोगे आप? क्यूब का। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ क्यूब का, इसी के साथ कर लेता हूँ। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए क्यूब। तीनों साइड ए है, तो ये क्या हो जाएगा? 6a²। टोटल सरफेस एरिया 6a²। कर्व सरफेस एरिया 4a²। 4a²। और डायगोनल की लेंथ √3a। डायगोनल की लेंथ क्या हो जाएगी? √3a। ये रेड पेन से लिखे मैंने, ये किसके लिए लिखे? क्यूब के लिए लिखे। एल बी और एच तीनों को आप ए ले लोगे। एल बी और एच तीनों को आप क्या ले लोगे? ए ले लोगे। ठीक है। बोलो कोई डाउट? No, sir. चलो फिर नेक्स्ट फिर चलते हैं हम सिलेंडर। सिलेंडर पे चलते हैं। सिलेंडर होता क्या है? सबसे पहला पॉइंट, सिलेंडर होता क्या है? कोई बच्चा बता सके? सिलेंडर को कैसे डिफाइन करते हो? बता सकते हैं? सिलेंडर को डिफाइन किया जाता है कि आपके पास है कोई एक रेक्टेंगल। क्या है? कोई एक रेक्टेंगल है। इसको अपनी किसी भी एक साइड के लॉन्ग रोटेट कर दिया गया। एक साइड को फिक्स रखो। ये मान लो ये साइड हमने फिक्स कर दी। ये साइड फिक्स कर दी। अब इसको इस साइड के लॉन्ग इसको रेक्टेंगल को रोटेट कर दो। रोटेट करोगे तो क्या बन जाएगी आपके पास? ऐसी कुछ इमेज बनेगी। ऐसे ही नीचे। और ये आपके पास क्या बन जाएगा? एक सिलेंडर बन जाएगा ऐसे। ठीक है। यही आपकी डेफिनेशन होती है। एक आपके पास रेक्टेंगल थी, उसको अपनी लेंथ या ब्रेथ किसी भी एक साइड के लॉन्ग रोटेट कर दिया। ठीक है। और ये आपके पास बोली जाती है फिर, ये हो जाएगी हाइट ऑफ सिलेंडर। जिस साइड के लॉन्ग आपको रोटेट किया गया, रेक्टेंगल को रोटेट किया गया, ये हमारे पास हो जाएगी हाइट। और ये जो है दूसरी साइड रेक्टेंगल की, ये हो जाती है रेडियस ऑफ बेस। रेडियस ऑफ बेस। एक आपको हाइट मिल गई सिलेंडर की, जो रेक्टेंगल की साइड थी जिसके अलोंग हमने रेक्टेंगल को रोटेट किया था, वो तो आपके पास हो जाएगी हाइट। और सेकंड पॉइंट, रेडियस ऑफ बेस, वो क्या होगी? रेक्टेंगल की दूसरी साइड। ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर सिलेंडर के बारे में पॉइंट्स। वॉल्यूम। फर्स्ट पॉइंट, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? बता सकता है कोई? पाई आर स्केयर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या है? पाई आर स्केयर एच। नेक्स्ट आता है टोटल सरफेस एरिया। टी एस से लिख देते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में। टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? ठीक है। बताओ कुछ
कुछ भी बताओ दोनों में से, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। सारे फॉर्मूले आपने किए हुए हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या होता था? टू पाई आर एच, 2 पाई आर एच होता है सिलेंडर के केस में टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया में हम क्या करते होते हैं, किसको रिमूव करते हैं? ओ सॉरी, टू टोटल सरफेस एरिया में 2 पाई आर एच, तो ये हमारे पास सारी चारों साइड का एरिया आ गया, बेस और जो टॉप है उसको भी कंसीडर करेंगे। बेस पे एक सर्कल है और टॉप पे भी एक सर्कल है, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेस का और टॉप का जो एरिया है वो क्या होगा, दोनों का पाई आर स्क्वायर। तो टोटल कितना हो गया आपके पास, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन आ गया, इंटू आर प्लस एच आ गया, या एच प्लस आर आ गया, जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट कर्व सरफेस एरिया होता है हमारे पास 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच। ये हमारे पास होता है कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया आपको साथ में जो आपको बेस है, ठीक है, बॉटम है और टॉप है, इन दोनों का भी आपको एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिर राइट सर्कुलर कोन। सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन। अब ये राइट सर्कुलर कोन क्या होगा हमारे पास, इसको कैसे डिफाइन करोगे? जैसे हमने रेक्टेंगल को डिफाइन किया वैसे ही कोन, कोन देखा ना आपने सभी ने? Yes, sir. कोन का नाम लेते ही क्या आता है माइंड में? आइसक्रीम कोन, Yes. या फिर जोकर की टोपी जो आती होती थी, जोकर की कैप होती है। ठीक है, तो आइसक्रीम कोन सभी ने देखा है, उसको कैसे डिफाइन करते होते हैं? हमारे पास है एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल को या तो आप क्या करो, परपेंडिकुलर जो है उसके अलोंग रोटेट कर दो, या फिर बेस के अलोंग रोटेट कर दो, दोनों में से किसी ना किसी एक के अलोंग रोटेट कर दो। हाइपोटेन्यूज के अलोंग रोटेट नहीं करना, बस ये चीज ध्यान रखनी है आपने। हाइपोटेन्यूज के अलोंग रोटेट नहीं करना, या तो बेस के अलोंग रोटेट करो या फिर परपेंडिकुलर के अलोंग रोटेट कर दो, तो आपके पास क्या मिल जाएगी, आपके पास एक कोन बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम रोटेट कर देते हैं परपेंडिकुलर के अलोंग, तो ये हमारे पास ऐसे कुछ बन जाएगा। ये बन जाएगा। ठीक है, और जिस साइड के लोग परपेंडिकुलर के लोग रोटेट किया तो वो हो जाएगी हाइट ऑफ कोन। दूसरी साइड जो बेस है राइट एंगल ट्रायंगल की, वो क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी हमारे पास रेडियस ऑफ द कोन। ठीक है, तो फिर वॉल्यूम क्या होता है कोन का? कोन का वॉल्यूम होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस, बेस क्या हमारे पास एक बेस क्या दिख रहा है, कौन का बेस? सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, तो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया
मतलब जो बाहर का विदाउट बेस को कंसिडर किए एरिया है वो क्या होगा, पाई आर एल होगा। ठीक है, जहां पे ये हम लेते हैं अल, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। एल को क्या बोला जाता है, स्लांट हाइट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आलो एल बोलते होते हैं एल। ये हमारे पास क्या होती है, एल स्लांट हाइट। ओके, एल मीन्स स्लांट हाइट। ओके, पाई आर एल होगी कर्व सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या होगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये आपके पास टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा। ठीक है, बोलो क्लियर है या कोई डाउट। टोटल सरफेस एरिया एक बार रिपीट कर दीजिए। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस एंड एरिया ऑफ टॉप। यहाँ पे टॉप पे तो क्या है, एक पॉइंट है ना, टॉप पे तो क्या एक पॉइंट है, उस पॉइंट का एरिया कितना होगा, ऑब्वियसली जीरो होगा, पॉइंट का एरिया जीरो। तो जीरो। जो हमारे पास टॉप है उसका एरिया जीरो, बॉटम का एरिया क्या होगा, बॉटम क्या दिख रहा है यहाँ पे, बॉटम क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बस आपको ये देखना है अब कि कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। कोन के सरफेस एरिया के लिए हमने देखा ये फार्मूला होता है पाई आर एल। एल जहाँ पे क्या होता है, ये हाइपोटेन्यूज जो है, एल क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, जो राइट एंगल ट्रायंगल थी जिसको हमने परपेंडिकुलर या बेस के लॉन्ग रोटेट किया ताकि हमें कोण मिल जाए। तो वहां पे एल क्या होता है, स्लांट हाइट, और ये यूज होता है टोटल सरफेस एरिया के फार्मूले में भी और कर्व सरफेस एरिया के फार्मूले में। पाई आर एल हमारे पास कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। क्लियर है ये। यस सर। ओके जी, नेक्स्ट फिर आता है हमारे पास स्फीयर का कंसेप्ट। स्फीयर, स्फीयर आपको सभी को पता है, बॉल। ठीक है, बॉल स्फीयर होता है। तो स्फीयर, लेट आर बी रेडियस ऑफ स्फीयर, आर बी दी रेडियस ऑफ स्फीयर। आर हम क्या ले लेंगे, रेडियस ले लेंगे। तो हमारे पास वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, बताओ जरा। ये सारे फॉर्मूले तो आपने किए हुए ना, ये तो बेसिक फॉर्मूले हैं। 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वेरी गुड, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 4/3 पाई आर क्यूब और 4 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट आता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। और कर्व्ड सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया था, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, स्फीयर के बॉटम और टॉप पे क्या आएगा, पहले तो ये बताओ मेरे को, स्फीयर के बॉटम और टॉप पे क्या आएगा। स्फीयर के बॉटम और टॉप पे क्या होगा, पॉइंट ही होगा, और उस पॉइंट का एरिया क्या हो गया, जीरो। तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होते हैं स्फीयर के केस में, क्योंकि स्फीयर जब बनाओगे एक बॉल टाइप बना के देखना, टॉप पे और बॉटम पे पॉइंट स्फीयर लगेगा आपको, और क्या लगेगा, एक
टॉप पे और बॉटम पे एक पॉइंट आएगा, टॉप पे भी एक पॉइंट आएगा, बॉटम पे भी पॉइंट आएगा, ये ऐसे कुछ बन रहा होगा आपके पास। ठीक है, ये ऐसा कुछ दिखेगा आपका, टॉप और बॉटम पे क्या पॉइंट्स हैं जिनका एरिया 0 है, तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम है। नेक्स्ट आता है फिर सेमिस्फीयर, सेमिस्फीयर को हेमिस्फीयर बोलो या सेमिस्फीयर बोलो, जनरली हेमिस्फीयर यूज करते होते हैं हम। तो हेमिस्फीयर का कंसेप्ट अलग से करते होते हैं, ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है हेमिस्फीयर। वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, 2/3 पाई r³ हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2/3 पाई r³। जो भी क्यूबिक यूनिट्स जो भी आएंगी वो आ जाएंगी साथ में वॉल्यूम। नेक्स्ट आता है कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। इनसे पूछो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, यहाँ पे कोई डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा। लास्ट केस में तो, स्फीयर के केस में तो कोई डिफरेंस नहीं था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों। स्फीयर के केस में तो कोई डिफरेंस नहीं था, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम थे। क्या यहाँ पे भी सेम होंगे कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। नहीं सोच पा रहे। हेमिस्फीयर ये है आपके पास बाउल शेप का, ये हेमिस्फीयर है। कर्व सरफेस एरिया तो इसका क्या हो जाएगा, 2 पाई r²। कर्व सरफेस एरिया तो क्या हो जाएगा, 2 पाई r²। अब टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r² प्लस एरिया ऑफ बॉटम दैट इज 0 प्लस एरिया ऑफ टॉप, टॉप में यहाँ पे पूरा क्या है, सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई r²। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 पाई r² टोटल सरफेस एरिया है। 3 पाई r² टोटल सरफेस एरिया होगा यहाँ पे। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूलर्स पॉलीहेड्रन फार्मूला। यूलर्स पॉलीहेड्रन फार्मूला, ठीक है। ये क्या बोलता होता है, ये क्यूब या क्यूबॉइड के अंदर अप्लाई करते होते हैं, ठीक है। ये क्यूब या क्यूबॉइड के अंदर अप्लाई करते होते हैं। इवन एन, ऐसे ही एन साइड लेके हम बनाएंगे एन गन, तो उस पे भी हम ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो देखो यूलर्स पॉलीहेड्रन फार्मूला ये क्या बोलता होता है, ये बोलता है नंबर ऑफ वर्टिसेस लो प्लस नंबर ऑफ फेसेस लो, ये आपके पास किसके इक्वल आएगा, नंबर ऑफ एज, नंबर ऑफ एजेस माइनस, हो सॉरी, +2, +2, हाँ +2 आएगा, नंबर ऑफ एजेस +2, ठीक है। नंबर ऑफ वर्टिसेस प्लस नंबर ऑफ फेसेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस +2, ये फार्मूला होता है जो हमारे पास यूलर्स पॉलीहेड्रन फार्मूला। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेट में आपके बेस, आपके पास इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा गया है, कहीं आप छोड़ दो इसको, ठीक है। एक ही फार्मूला है, नंबर ऑफ वर्टिसेस प्लस नंबर ऑफ फेसेस इज इक्वल टू टू प्लस, या फिर नंबर ऑफ एजेस +2, 2 प्लस नंबर ऑफ एजेस या फिर नंबर ऑफ एजेस +2, ठीक है। तो ये फार्मूले आपके पास सारे। अब इन पे बेस्ड करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है वो देखते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन, पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक कोन एंड
a cone and sphere have the same radius of 12 centimeter. Full stop. Find the height of the cone if they have equal volume. If they have equal volume. First option 18 centimeter, second option 24 centimeter, third option 36 centimeter, फोर्थ ऑप्शन 48 सेंटीमीटर। ये 4 ऑप्शन आपके पास। करो देखो क्या आएगा आंसर। क्या ये भी नहीं आ रहा? इसमें क्या दिक्कत आ रही बोलो। ये तो करना चाहिए आपको, इजी सा क्वेश्चन है तो। तो डी ऑप्शन। डी ऑप्शन 48 सेंटीमीटर, वेरी गुड, डी आएगा। देखो स्फीयर का और कोन का सेम एरिया है, मतलब पाई आर स्क्वायर सेम। अच्छा रेडियस दे रखी है, सेम रेडियस दे रखी है, रेडियस 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाइट ऑफ द कोन हमें फाइंड करनी है इफ द इक्वल वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम है। क्या है? वॉल्यूम सेम है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। पाई। ठीक है, रेडियस सेम है, दोनों ही केस में आर ही रखेंगे, तो यहाँ से आर बच गया, ये 3 से 3, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, आर क्या बन गया, h/4। ठीक है, तो h क्या हो गया, 4r हो गया, तो 12 × 4 हो गया, 12 × 4 48 हो गया, 48 सेंटीमीटर। डायरेक्ट था, 1 मिनट भी लगने का क्वेश्चन नहीं था, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, बाइसाइकिल ट्यूब हैज
a mean circumference of 200 centimeter and a circular cross section of diameter 6 centimeter. What is the full stop? What is the approximate volume? What is the approximate volume of water in cc? Water in cc required to completely fill the water into, assuming that it does not expand, assuming that it does not expand. First option 600 pi, second option 1200 pi, third option 3600 pi, फोर्थ ऑप्शन 1800 पाई। ये 4 ऑप्शंस आपके पास। देखो स्टेटमेंट रीड करो अच्छे से, फिर देखो क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन में, कैसे क्या सोच सकते हो, कौन सा डायग्राम बना सकते हो, किससे मैच करेगी वो ट्यूब, क्या होगी, सिलेंडर होगी, कौन होगी, स्फीयर होगा, सर्कल होगा, क्या होगा वो सिलेंडर। और फिर वहां से करने की ट्राई करो क्वेश्चन। वो सोच पा रहे हो या नहीं पा रहे? सोचना सीखना आपने, बस सिंपल सब ये रखो, कंसेप्ट बेसिक हो गए, क्वेश्चन ऐसे ही घुमा फिरा के आएगा, उसको सोचना सीखना आपने बस। देखो
ये आपके पास ऐसे कुछ बाईसाइकिल ट्यूब है। इस ट्यूब की लेंथ कितनी देर की है? मीन सरकमफ्रेंस मतलब क्या दे दिया? लेंथ ही दे दी एक बार, एक टाइप से। ये दे रखी है 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। और ये डायमीटर कितना दे रखा है? ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर। आप क्या करो, इस ट्यूब को कट कर लो कहीं से, कट करके स्ट्रेट कर दो। मान लो आपने यहां से कट करके इसको स्ट्रेट कर दिया, स्ट्रेट कर दिया तो ये किस टाइप की दिखेगी? क्या बन जाएगी? सिलेंडर। क्या बन गया? एक यस सर, सिलेंडर। सिलेंडर बन गया। रेडियस क्या होगी सिलेंडर की? डायमीटर 6 है तो 3 हो जाएगी। ट्यूब का डायमीटर 6 था तो रेडियस क्या हो जाएगी? 3। सिलेंडर की रेडियस 3। हाइट कितनी होगी? जितनी इस ट्यूब की लेंथ थी, दैट इज हाइट कितनी होगी? 200 सेंटीमीटर। तो अब देख लो इसमें कितना वॉल्यूम कितना होगा। हल्का सा हटके सोचो, यही चीज है बस। हल्का सा हटके सोचा, क्वेश्चन के अंदर कुछ होता ही नहीं है। एटीन हंड्रेड फाइव। 1800 पाई आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना तो डायरेक्ट। बस यही सोचना आपने, यही सीखना है कि ठीक है, जो सिंपल सोच पा रहे हैं उससे हट के कैसे सोचा जाए ताकि क्वेश्चन बिल्कुल इजीली हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ए स्फीयर इज कट इन टू पार्ट्स along its diameter, along its diameter. Find the total surface area of these two parts. Total surface area of these two parts. Options are 4 pi r square, second 3 pi r square, third 6 pi r square, fourth 8 pi r square. ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, ट्राई करो। देखो क्या आएगा आंसर, बताओ। कोई स्फीयर है, उसको दो थर्ड। पार्ट। क्या है? थर्ड सिक्स थर्ड। पाई। 6 पाई आर स्क्वायर, वेरी गुड। 6 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि आपके पास क्या बन गए, दो हेमिस्फीयर बन गए ना। दो हेमिस्फीयर बन गए, एक हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। तो दो का क्या होगा? 3 + 3, 6 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर and breadth 18 सेंटीमीटर
is rolled along its length to form a slender full stop, find its volume, करो फाइंड वॉल्यूम क्या होगा। बस एक बार क्वेश्चन स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लिया तो कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, फिर तो बड़ी इजीली कर सकते हो आप इसको। स्टेटमेंट को समझना अच्छे से, क्या बोला गया है। पेज को रोल कर देते हो आप, आपके पास कोई पेज है उसको रोल कर दिया आपने एक साइड के लोग, तो क्या बनता है आपके पास? पेज भी तो रेक्टेंगुलर होता है, वही पेज को रोल करते हो सिलेंडर। तो सिलेंडर बनता है। बस आपने ये देखना है कि वो सिलेंडर बना, उसकी रेडियस क्या होगी, हाइट क्या होगी, वो सब आपने देखना है बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। करो ट्राई, 2 मिनट सोचो इसके बारे में कैसे क्या कर सकते हो। सॉल्यूशन देखो जरा क्या करते हैं यहाँ पे। ये है हमारे पास सीट है, ये कोई एक साइड इसकी बड़ी है दैट इज 44 सेंटीमीटर, दूसरी है इसकी 18 सेंटीमीटर। इसको रोल कर दिया। अब रोल कैसे किया? अलोंग इट्स लेंथ, जो बड़ी लेंथ है ना, लेंथ के अलोंग रोटेट कर दिया, इसको रोल कर दिया। तो ये क्या सी बन गई आपके पास? ये ऐसी बन गई। इसको रोल करके हमने कुछ ऐसा बना दिया, ये बन गई हमारे पास। ठीक है, सिलेंडर बन गया। ये कितनी है? 18 सेंटीमीटर। अब ये सरकमफ्रेंस कितना होगा? जो ये सरकमफ्रेंस है, ये ये कितना कंप्लीट हमारे पास? 44 सेंटीमीटर। और ये 44 किसके इक्वल है? ये 2 पाई आर के इक्वल है 44।
यहां से रेडियस फाइंड करोगे। ये क्या हमारे पास 2 पाई r होगा ना कंप्लीट सर्कल का पैरामीटर या सरकमफ्रेंस। 2 पाई r होगा। 2 पाई r इज इक्वल टू 44। यहां से आ गया 44/2 पाई r की वैल्यू। ठीक है 7 आ गई। r की वैल्यू क्या आ गई 7 सेंटीमीटर आ गई। r की वैल्यू 7 है। हाइट हमें पता है तो वॉल्यूम निकाल दो बस। वॉल्यूम क्या आ जाएगा πr²h 22/7 इंटू 7² इंटू 18। तो 7 7 कैंसिल आउट। 22 इंटू 7 इंटू 18 ये कैलकुलेशन कर लो बस आप। ये आ गया आंसर 2772 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। सेंटीमीटर थे ना यूनिट। 2772 सेंटीमीटर क्यूब ये आंसर आ जाएगा। ठीक है क्लियर है। बोलो किसी को कोई डाउट हो। No, sir. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A rectangular area of sides 9 and 6 units is to be covered by square tiles of sides 1 2 and 5 units 1 2 and 5 units. The minimum number of tiles needed for this age. First option 3, second 11, थर्ड 12, फोर्थ 15। ये टाइल्स वाला क्वेश्चन पहले किया था उसी टाइप से। सोचो जरा इसको कैसे करोगे।
देखो जरा, रेक्टेंगुलर एरिया, एक साइड आपके पास 9 यूनिट्स है, एक साइड आपके पास 6 यूनिट्स है। ठीक है, रेक्टेंगुलर एरिया वन साइड 9 यूनिट्स, वन साइड 6 यूनिट्स। अब देखो, इज टू बी कवर्ड बाय स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइज स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड्स 1 2 एंड 5 यूनिट्स। द मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स, क्या है मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स? मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स कब लगेंगी? जब हम बड़ी से बड़ी टाइल को यूज करेंगे। एक चीज ये तो सोचने से ही क्लियर है, मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स कब लगेंगे? जब हम बड़ी से बड़ी टाइल को यूज करेंगे। तो जितनी ज्यादा हो सके उतनी बड़ी टाइल्स को हमें यूज करना है यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहले 5 यूनिट्स वाली साइज की टाइल को यूज कर लेते हैं। 5x5 वाली जो हमारे पास टाइल है उसको यूज कर लिया हमने। ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी। ठीक है, 5x5 वाली साइड स्क्वायर टाइल को हमने यूज कर लिया। ठीक है, अब जो ये एरिया बच गया, एरिया बच गया, ये हमारे पास 1 होगा। 516 टोटल हो जाएगा ना कंप्लीट। ये हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर कौन सी टाइल्स आ सकती हैं? 1x1 की आ सकती है, 2x2 की आ सकती है। 2x2 की तो नहीं आ सकती यहाँ पे। यहाँ पे कौन सी लगानी पड़ेंगी हमें? वन बाय वन। 1x1 की यूज करनी पड़ेंगी। तो 1/1 की ये हमने लगा दी यहाँ पे। 1x1 करके ये हमारे पास 5 टाइल ये आ गई। 1 1 1 1 1। ठीक है, 5 टाइलें ये लग गई। अब ये बच गया हमारे पास, ये कितना बच गया? 4। ये कितना बच गया? 6। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी लगाने की कोशिश करेंगे हम? बड़ी से बड़ी। 4 साइड एक तो 5 वाली तो दूसरी आ ही नहीं सकती यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल 10 हो जाएगा ना उस केस में। तो हमें क्या चाहिए? 2 साइड वाली टाइल्स। तो 2 वाली 2 लगा देते हैं यहाँ पे। ये जो 4 बचा था, एक 2 यहाँ पे, एक 2 यहाँ पे, ये 2। फिर 2 और लगा देते हैं हम 2 वाली, ये भी 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2। और फिर एक और आ जाएगी, ये 2, ये 2। ठीक है, तो कितनी टाइल्स लगी टोटल? 5 + 1 6 6 6 6 12। 12 टाइल्स की नीड पड़ेगी टोटल। 12 टाइल्स तो चाहिए ही चाहिए। सोचना सीखो, सिंपल जो आप सोचते आए हो उससे हटके कुछ सोचना सीखो। और यही चीज आपके एग्जाम में काम आने वाली है वो। ठीक है, एसएससी और बैंक पीओ वाली तैयारी नहीं काम आती होती इसमें, कि हाँ उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। अच्छी चीज है, उससे कुछ सीखने को मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ पे जो हमारा पार्ट है वो जनरल एप्टीट्यूड है। ठीक है, वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है। वो आपकी मैथ्स को चेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे कितने टॉपिक होते हैं एसएससी के अंदर? एसएससी के अंदर आप ये लगा लो, मैथ्स और रीजनिंग के मिला के मोर देन 35 टॉपिक्स, 35 to 40 टॉपिक्स, उससे भी ज्यादा टॉपिक्स हैं। ठीक है, और हमारे केस में आने क्वेश्चन कितने हैं? टोटल 20। और 20 में से पता है कुछ टॉपिक्स पे 2 2 3 3 क्वेश्चन, 4 4 क्वेश्चन भी डाल देते हैं। बाकी टॉपिक से तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी डाल देते होते हैं जो एसएससी की ट्रिक्स वगैरह होती हैं उनको रॉन्ग प्रूव कर रहा था वो। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन तो मैं देख चुका हूँ पीछे, कि जिनमें एसएससी की ट्रिक्स रॉन्ग प्रूव हो रही हैं। तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन मत करो, सोचना सीखो। ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चन को डिफरेंट वे से, अपने माइंड को डिफरेंट डायरेक्शन में दौड़ा के सोचना सीखो, कि हाँ जनरली उस क्वेश्चन को सोल्व कर लो। वो जनरली आपको सोचना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं कि आपको देख के क्वेश्चन को घबराने की जरूरत नहीं है, कि हाँ मैंने 9th 10th में मैथ्स किया था, मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं था तो मेरे लिए टफ होने वाला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, सिंपली सोचना होता है। ये किसी का भी स्ट्रॉन्ग किसी का वीक नहीं हो सकता। सामने ही क्वेश्चन है आपका, देख लो। फ्रॉग वाला क्वेश्चन किया हमने, फ्रॉग ऑप्शन लेंस, वो किसका स्ट्रॉन्ग किसका वीक होगा? वो जनरल आपकी मेंटल एबिलिटी टेस्ट है ये मैथ और रीजनिंग चेक नहीं कर रहे आपकी। ये चीज ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। अपने माइंड को डिफरेंट डायरेक्शंस में दौड़ाओ, कि इस क्वेश्चन को कैसे कैसे किया जा सकता है, कैसे सोचा जा सकता है। जब ऐसे आप माइंड को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जाओगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो पार्ट ए के अंदर मार्क्स आने
मार्क्स भी ज्यादा आएंगे। सिंपली बोलने तो हम मार्क्स आपके ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देंगे। और ये सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, पार्ट है, ये चीज ध्यान रखना आपका। आप किसी भी पार्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में आप गारंटी नहीं बोल सकते कि इसमें फुल मार्क्स आ जाएंगे, बट ये पार्ट है जिसमें फुल आ सकते हैं। सिर्फ यही एक, मैंने 2 बार 30 आउट ऑफ 30 स्कोर किया हुआ पार्टी के अंदर। इसको अच्छे से कर लो, ये आपको इवन जिस बच्चे के पार्ट ए में अच्छे आ गए, इवन 25+ भी आ गए, तो अब देखो उसके लिए बाकी अपने सब्जेक्ट में कितने मार्क्स बच जाते हैं। 70 मार्क्स के राउंड, वो तो बड़ी इजीली स्कोर किया जा सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। या विच इज टू मेक ए ग्रेवल पाथ अराउंड his rectangular pond, full stop. The path must be of the same width all the way around, comma, as shown in the diagram, as shown in the diagram, full stop. The pond measures 4 meter by 9 meter and has enough gravel to cover an area of 48 meter square, full stop. How wide around the path be? ये तेर का आपके पास डायग्राम, ये ऐसे पाथ बनाया गया है। ये आपके पास 9 मीटर है, ये आपके पास 4 मीटर है अंदर वाली। ऑप्शन है आपके पास 2 मीटर, सेकंड 3 मीटर, थर्ड 1.5 मीटर, फोर्थ 8 मीटर। बोलो कौन सा आंसर आएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप का काम हम पहले कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन करो।
जो नहीं कर पा रहे? चलो ये देखो जरा कैसे करेंगे। पाथ क्या है, पहले तो क्या दे रखा है, सेम विड्थ का होना चाहिए। पाथ कैसा है, सेम विड्थ का। तो ये हमने मान लिया एक्स विड्थ का पाथ है, तो हर एक प्लेस पे कितना होगा, एक्स विड्थ होगी। ठीक है, हर एक प्लेस पे एक्स ही होगी। ओके जी। द पॉन्ड मेजर्स 4 मीटर बाय 9 मीटर। तो ये बाहर वाली जो रेक्टेंगल है इसका लेंथ और ब्रेथ क्या हो जाएगी, 9 प्लस 2x, और ये ब्रेथ क्या हो जाएगी, 4 प्लस 2x हो जाएगी। ठीक है। हैज एनफ ग्रेवल टू कवर एन एरिया ऑफ 48 मीटर स्क्वायर, हाउ वाइड अराउंड द पाथ बी। तो एरिया ऑफ पाथ निकाल लो पहले। एरिया ऑफ पाथ कितना हो जाएगा, ये किया था ना हमने पहले, 4 प्लस 2x इंटू 9 प्लस 2x माइनस 9 इंटू 4, 36, 36 प्लस 18x प्लस 8x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 36, ये कैंसिल आउट। तो ये आपके पास 26x प्लस 4x स्क्वायर, ये आ गया एरिया ऑफ पाथ। और ये किसके इक्वल है, 48 के इक्वल है। ये किसके इक्वल है, 48 के इक्वल है। बस काम खत्म। 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 13x इज इक्वल टू 24। इस इक्वेशन को सोल्व करना आपने। देख लो x की वैल्यू क्या आएगी। 2 तो नहीं आएगी, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। 3 भी नहीं आएगी। 8 भी नहीं आएगी, तो ऑब्वियसली 1.5 आएगी। इस इक्वेशन को ना 2 सेटिस्फाई कर रहा, ना 3 सेटिस्फाई कर रहा, ना 8 सेटिस्फाई कर रहा। देखने से ही पता चल रहा मैं। या फिर सोल्व कर लो ना। x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, दैट इज 13 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए 2, सी कितना हो जाएगा माइनस 24 अपॉन 2a, 2 इंटू 2। ये सोल्व करना पड़ेगा पूरा। फिर इसको सोल्व करो, या फिर ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये पुट करके देख लो। पुट करके देखोगे तो 1.5 ही सेटिस्फाई करेगा, ना 2 सेटिस्फाई करेगा, ना 3 सेटिस्फाई करेगा, ना ही 8 सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स डियोडेकागन। डियोडेकागन ये क्या होता है, 12 गन। एज, फर्स्ट ऑप्शन 66, सेकंड ऑप्शन 54, थर्ड ऑप्शन 55 एंड फोर्थ ऑप्शन 60। क्या फार्मूला किया था इसका हमने, याद है? एन गन के नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, रेगुलर पॉलीगन। मैंने कल क्लास में बताया था आपको लास्ट सेशन के अंदर कि 2 ही फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं जो याद रखने हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स, ये दिसंबर 2015 में पूछा गया नेट के एग्जाम में ही ये क्वेश्चन। n इंटू एन प्लस 3/2, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 12 इंटू 12 प्लस 3/2। n प्लस n-3 था, n-3 था, सॉरी n-3 था ये, n इंटू n-3/2, n इंटू n-3/2 था, ये 12-3 था। तो ये 6 इंटू 9/2, n-3/2। तो ये क्या आ गया, और 2 तो सॉरी कैंसिल हो गया था, तो 2 तो कैंसिल हो गया। 9 6 या 54, ये 54 आंसर आ जाएगा बस। डायरेक्ट क्वेश्चन दिसंबर 15 में पूछा गया।
नेक्स्ट, द रेशियो रेडियाई करो, द रेशियो रेडियाई ऑफ टू राइट सर्कुलर cylinders is 2:3 and their heights are in the ratio 5:4, then ratio of their curved surface area is, then the ratio of their curved surface area is 2:3, second option 3:4, third option 4:5, fourth option 5:6. करो, देखो जरा कैसे करोगे क्वेश्चन को। देखो जब ऐसे रेशियो दे रखी हो ना, देखो रेडियाई ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर इज, तो रेडियस गिवन है दो सिलेंडर्स की, एक की रेडियस ले लो 2, एक की रेडियस ले लो 3, सीधा 2:3 के अंदर गिवन है, तो एक की 2 ले लो, एक को 3 ले लो, काम खत्म। एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 5:4, हाइट्स को एक की हाइट 5, दूसरे की हाइट 4, बस सीधा एक्स मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है आपको, सीधा यही वैल्यू उठा के ले लेते हैं, क्वेश्चन इजी हो जाता है। मैं बार बार बोलता हूँ वैल्यूज फिक्स करना सीखो, वैल्यूज फिक्स करना सीख गए तो आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे, फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मेन खेल यही है, वैल्यू को फिक्स करके आंसर कैसे फाइंड करना है। ठीक है, रेडियस पता चल गई, हाइट पता चल गई, देन द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया इज, सिलेंडर है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या था हमारे पास 2πRh। 2πRh, तो यहाँ पे 2πRh निकालो, यहाँ पे 2πRh निकालो, इन दोनों की रेशियो निकाल दो, काम खत्म। तो ये किसकी रेशियो निकालनी है हमें, 2πr की वैल्यू 2, h की वैल्यू 5, रेशियो 2πr की वैल्यू 3, h की वैल्यू 4, 2π कैंसिल आउट, ये हमारे पास 2 2 जा 4, ठीक है, तो ये क्या बच गया 5:3 2 जा 6, तो 5:6 आ गया आंसर डायरेक्ट। क्या कौन सा ऑप्शन आ गया, फोर्थ ऑप्शन आ गया 5:6। इस वजह से बड़ी इजीली हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। तो इसी टाइप से क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो। किसी को कोई डाउट्स आते हैं तो डाउट्स आप मेरे को व्हाट्सएप सेंड कर दो, हम वहां पे डाउट्स ले लेंगे, या फिर नेक्स्ट सेशन में आप पूछ सकते हो। ये था आपके पास 2D एंड 3D ज्योमेट्री का टॉपिक, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं बोलूंगा इस टॉपिक पे बेस्ड कम से कम आप 100 क्वेश्चन जरूर करो, कम से कम। ठीक है, देखो नेट के एग्जाम में आप पार्ट ए पे आराम से 25 to 30 मिनट्स दे सकते हो, 25 to 30 मिनट्स में आपका पार्ट ए कंप्लीट हो जाता है, 10-12 क्वेश्चन बड़ी इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस पे अच्छे से फोकस करो, और ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2D 3D ज्योमेट्री। इससे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते होते हैं, डीप में तो कुछ ज्यादा पूछते नहीं होते, बस वो हल्का सा घुमा देते होते हैं, ताकि आप कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक होगा, कैलकुलेशन बिल्कुल बेसिक्स होंगी, कैलकुलेशन भी टफ कैलकुलेशन नहीं डालने वाले, बस हल्का सा कुछ हट के सोचना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट सोचना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर। ऐसे क्वेश्चन जनरली डाले जाते हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर रहो, उसके लिए आप अपने माइंड को दौड़ाने के लिए इधर उधर प्रिपेयर रहो। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना एनफ है, आगे फिर नेक्स्ट सेशन में करते हैं कंटिन्यू। ओके ओके सर।